आज हम लोग एल्कोहल का पिछले लेक्चर में हम लोग जो है भौतिक गुण के बारे में और उसका जो प्रतिक्रिया था बनाने की विरचन, इन सबों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तुमको एल्कोहल है ये तुमको नाभिक रागी और तुमको इलेक्ट्रॉन रागी दोनों तरह के प्रतिकारक का काम करता है। इसके बाद तुमको ऑक्सीकरण भी हो सकता है, इसलिए यह तुमको बहुत इसकी काफी यह प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि ये तुमको अगर इस ढंग से, जबकि O और H का जो विदलन होगा, ये जो बॉन्ड है अगर टूटा O और H के बीच का, तो ये तुमको क्या बनाएगा, तो R ये जो बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो H में तुमको ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है O, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये RO माइनस बन जाएगा और ये H प्लस बन जाएगा। तो अल्कोहल इसी कारण से इस तरह का जो विदलन होगा, तो ये RO माइनस कैसा बन गया तुमको, ये नाभिक रागी। इसको क्या चाहिए हमको, ये नाभिक रागी प्रतिकारक हो गया, ये नाभिक रागी प्रतिकारक ये बन गया। और ये H प्लस तुमको देने के कारण ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करेगा, जिसका कि हम लोग इसमें एक ये सब प्रतिक्रिया हो सकता है। और दूसरा होता है तुमको, जबकि तुमको ये पहला प्रतिक्रिया इस तरह का हो सकता है, ROH टूटेगा इस ढंग से, तो ये क्या होगा तुम्हारा इस ढंग के बॉन्ड के प्रतिक्रिया जो तुम्हारा है, इसको एक नंबर में हम लोग कह सकते हैं OH बॉन्ड का विदलन। दूसरा ऐसे जो कि आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि R और O के बीच का बॉन्ड टूट जाए, ये जो बंधन टूटेगा, तो ये तुमको क्या होगा, इसमें भी तुमको O के पास ऋणात्मक होगा कार्बन के तुलना में, तो ये R प्लस बनेगा प्लस OH माइनस, तो ये तुमको हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन रागी। तो ये तुमको ये दोनों तरह की प्रतिक्रिया कराता है। पहले हम लोग इस मैंने कि ये तुम्हारा जो है ROH आबंध का पढ़ेंगे, फिर इसको सेकंड में इसको पढ़ेंगे, ये नाभिक रागी और ये इलेक्ट्रॉन रागी। तो पहला देख लेते हैं अल्कोहल की प्रतिक्रिया जिसमें OH आबंध का विदलन हो। OH आबंध के विदलन की अभिक्रिया, इसमें जो पहला नंबर हम लोग कह सकते हैं, एल्कोहल और फिनॉल जो होता है तुमको, ये अम्लीयता इसका कहेंगे, अम्लीयता। तो अगर कोई अम्लीयता एसिडिटी, तो एल्कोहल और फिनॉल कोई भी हो, एल्कोहल ROH है तुमको, RO और ये H टूट जाएगा, तो ये क्या बनेगा तुमको RO माइनस और H प्लस। ये H प्लस दे रहा है, तो यह तुमको अम्लीय गुण हो गया। जो H प्लस दे सकता है वो क्या होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। ये क्योंकि यह H प्लस देता है, यह इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसकी जो अम्लीय गुण है वह इसके जो कि तुमको एल्कोक्साइड इसको कह सकते हैं, एल्कोक्साइड की एल्कोक्साइड, एल्क मतलब मिथॉक्साइड, जैसे CH3O माइनस को मिथॉक्साइड के मिथॉक्साइड इथॉक्साइड, इस ढंग से इसका नाम हो गया। ये RO माइनस का स्थायित्व जितना अधिक होगा उसकी अम्लता अधिक होगी। RO माइनस आयन का स्थायित्व अधिक होने पर अल्कोहल की अम्लता अधिक होती है। तो ये तुमको अब जहां तक है, इसका स्थायित्व कब होगा, इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो जैसे अल्कोहल है तुमको, तो इसका जो अल्कोहल में क्या होता है तुमको, ये R ग्रुप जो है एल्कील ग्रुप, ये तुमको O माइनस, O के पास जो तुमको क्या करता है, O माइनस जो होता है ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है की तुलना में। तो इससे तुमको ये RO माइनस में तुमको इलेक्ट्रॉन यह देता है, तो जाहिर है कि इसका स्थायित्व कुछ क्या होता है, कम होता है। और इससे ज्यादा अस्थायी तुमको हो जाएगा HO माइनस, ऐसा H तुमको जो है H तो और ज्यादा कम विद्युतात्मक होता है, तो ये तुमको ज्यादा, इसका मतलब हुआ कि जल के तुलना में अल्कोहल की अम्लता, सामान्य जो अल्कोहल है जल के तुलना में एल्कील अल्कोहल की अम्लता कम होती है, क्योंकि इसका स्थायित्व का क्रम है, यह स्थायित्व का क्रम है
ये अस्थायी, ये विद्युत में ये कौन सा प्रभाव कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के कारण एल्कील समूह के इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के कारण, विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव के कारण RO माइनस का अस्थायित्व, RO माइनस का अस्थायित्व OH माइनस से कम होता है। OH माइनस से कम होता है। OH माइनस से कम होता है। इसलिए सामान्य अल्कोहल, इसलिए सामान्य एल्कील अल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय है। और जहां तक कि अगर बड़ा एल्कील ग्रुप होता है, तो जैसे कि बड़ा एल्कील ग्रुप में तुमको जैसे C2H5 है, अगर C3H7 है, तो ये तुमको ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव देता है, तो इसका अस्थायित्व तो कम होगा। इसका अस्थायित्व तो और अगर ये छोटा हो जाए, C2H5 हो जाए, तो इसका तुमको ये कम प्रेरणिक प्रभाव देगा इलेक्ट्रॉन विकर्षित, ये तुमको बढ़ेगा। CH3 हो गया तो ये और बढ़ जाएगा, CH3O-। इसका मतलब हुआ अम्लता का क्रम क्या हुआ? इसका मतलब इसकी अम्लता का अगर क्रम करेंगे तो अम्लता का क्रम हो गया तुमको, इससे ज्यादा कौन होगा तुम्हारा? OH-, इससे भी ज्यादा हो गया, OH-, इससे भी ज्यादा हो गया। तो अम्लता का क्रम हो गया तुमको, अम्लता किसका सबसे कम हो गया? इसमें अम्लता का क्रम हो गया C3H7OH सबसे कम अम्लीय हुआ। इससे ज्यादा अम्लीय होगा इससे छोटा ग्रुप, इससे छोटा ग्रुप हो गया तो ये इससे ज्यादा होगा, इससे और छोटा हो गया तो इसका अम्लता बढ़ गया। और H2O में अगर तुमको है तो इसकी अम्लता उससे भी ज्यादा हो गई। तो ये अम्लता का इसका क्रम हो गया। और अगर 2 डिग्री हो जाएगा तो और अम्लता में कमी ही आपकी आएगी। तो ये सामान्य अल्कोहल में हो गया। लेकिन जहां तक कि फिनॉल की बात है, फिनॉल तुमको अधिक अम्लीय होता है। फिनॉल जाहिर है कि फिनॉल का जो फेनॉक्साइड आयन है, फिनॉल की अम्लता की अगर बात करेंगे, इसका जो क्रम हो गया सामान्य का अल्कोहल का, फिनॉल की अम्लता एल्कील अल्कोहल से अधिक होती है, क्योंकि फेनॉक्साइड जो आयन होता है वह अनुनाद प्रभाव के कारण अस्थायी होता है। वह अनुनाद प्रभाव के कारण क्या होगा? अस्थायी होगा। तो फेनॉक्साइड आयन का जो अस्थायित्व होता है वह अनुनाद प्रभाव के कारण अधिक होता है, जिस कारण से उसकी अम्लता क्या हो जाती है? अधिक होती है। तो फेनॉक्साइड आयन का जैसे कि अगर ये बता दें तो इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन में भी देखोगे उसके आधार पर कि यह तुमको ऑर्थो और पारा पर निगेटिव चार्ज जाएगा। तो फेनॉक्साइड आयन का अनुनाद प्रभाव पहले देख लेते हैं, तो उससे उसका अस्थायित्व का भी पता चल जाएगा। तो फिनॉल में तुमको बनता है, तो फिनॉल में तुमको बेंजीन में अगर OH है, बेंजीन में OH है, तो ये फिनॉल हो गया। और ये जब टूट करके O- बना देगा तो ये तुमको कहलाता है फेनॉक्साइड आयन। तो ये अगर अधिक अस्थायी होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी अम्लता, फिनॉल की अम्लता अधिक होगी। और ये अस्थायी क्यों है इसको देखिए, ये यहां पर यहां जो तुम माइनस है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। और देखो ये ऑर्थो पारा पर ऋणात्मक आवेश जाता है। इसलिए कभी भी देखते हो कि इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में फिनॉल से अगर प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? O पे तुमको आ गया, O पे माइनस खत्म हो गया, और ये माइनस चार्ज यहां से देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां तीर बता रहा है? यहां आ गया है, ऑर्थो पोजीशन पे इसका आ गया। और अभी ये दोनों डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है। फिर देखो ये तुमको है, अब अगला में देखो इसको बनाते हैं
तो डबल बॉन्ड O है तुमको। देखो ये जो तुमको है, फिर यहां से क्या हो सकता है, ये तुमको कहां पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा इस पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से ये डबल बॉन्ड क्या जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जब टूट जाएगा तो फिर ये यहाँ पर आ गया तुमको। तो देखो अब अगला में देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में चला गया और यहाँ पे माइनस आ गया। तो देखो ये पारा पोजीशन पर आ गया तुम्हारा ये, और ये आ गया तुमको पारा पोजीशन। अगला जब बनाएंगे देखो यहाँ तुमको बनेगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया और ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया। ये चित्र ये बताता है कि ऋण आवेश का जो घनत्व, ऋण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक डीलोकेलाइज हो सकता है। ये फेनॉक्साइड आयन का फेनॉक्साइड आयन का अनुनाद की अनुनाद संरचना। तो ये तुमको बता रहा है कि ये तुमको C6H5O- फेनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने के कारण, डीलोकेलाइजेशन के कारण उसका स्थायित्व अधिक है। ये मतलब माइनस चार्ज जिस पर जितना अधिक, जैसे एक जगह पे स्थिर रहेगा। अल्कोहल में ऐसा कोई, जो सामान्य अल्कोहल है ROH जैसे है, जैसे CH3OH है, तो इसमें है कि O- यहीं पर रहेगा हमेशा, ये स्थायी रूप से यहाँ पे इसका घनत्व ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ जा सकता है, ऑर्थो पे जा सकता है, पारा पे जा सकता है, फिर ऑर्थो पे जा सकता है। ये एक जगह से तीन जगह डीलोकेलाइज हो सकता है। तो यह तुमको जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है उसको कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने से इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, और इसी के फलस्वरूप फिनॉल क्या होगा तुमको, फिनॉल अधिक अम्लीय है। तो फिनॉक्साइड आयन के अधिक स्थायित्व के कारण, प्रभाव के कारण फिनॉक्साइड आयन अधिक अम्लीय है, अधिक अस्थायी है, इसलिए फिनॉल की अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिनॉल की अम्लता तुमको क्या होगी, जैसे अभी तक जो क्रम बनाए थे, तो फिनॉल का जैसे अम्लता अगर तुमको देखो, अभी जैसे था C2H5OH से ज्यादा था किसका, इसका था CH3OH का, इससे ज्यादा रहेगा। इससे ज्यादा था वाटर का, पानी का, इससे ज्यादा हो जाएगा तुमको फिनॉल जो है, इससे ज्यादा हो जाएगा ये फिनॉल इससे ज्यादा लीड ले लिया। इसकी अम्लता चूंकि ये फेनॉक्साइड आयन अनुनाद प्रभाव कारण अधिक स्थायित्व, अम्लता का ये क्रम हो गया तुम्हारा अभी तक का ये अम्लता का क्रम हुआ। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होते जाएगा तो इसकी अम्लता कम होती है, एल्किल समूह छोटा होते जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसे इसका ऋण आवेश का घनत्व बढ़ता है, और ऋण आवेश का घनत्व बढ़ेगा तो उसका जो है स्थायित्व क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो ये तुमको CH3OH तुमको इसमें O- इसमें CH3 का C2H5 है, तो ये तुमको घटते जाएगा, और इस ढंग से फिनॉल में तो और सब जगह बट जाता है, तो इसका स्थायित्व तो अधिक हो जाता है। और फिनॉल में अगर तुमको कुछ ऐसे ग्रुप हो जो कि और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ प्रभाव खींच सकता है, वह फिनॉल की अम्लता को बढ़ाएगा। जैसे नाइट्रो जैसे समूह, NO2 जैसे समूह जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, फिनॉल की अम्लता को बढ़ा देता है, फिनॉल की अम्लता को बढ़ाता है, जबकि CH3 जैसा इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह फिनॉल की अम्लता घटाता है। तो जैसे कि तुमको बेंजीन में अगर तुमको मान लेते हैं कि तुमको जुटा हुआ है तुमको CH3 ग्रुप है, तो ये क्या करता है, ये
अभी जैसे बताते ये इलेक्ट्रॉन देगा, अगर मान लेते हैं OH है और ऑर्थो पोजीशन पे ये CH3 आपने जोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है जैसा कभी बता रहे थे, तो यह इसमें निगेटिव चार्ज के स्थायित्व, निगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो ये फिनॉल से इसका अम्लता फिनॉल की तुलना में क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। इससे ज्यादा बेटर होता है फिनॉल का, इससे ज्यादा होगा, फिनॉल का इससे ज्यादा होगा। और अगर लेकिन अगर ये नाइट्रोबेंजीन दे दें, नाइट्रो ग्रुप दे दें, ऑर्थो या पारा कहीं पर भी एक नाइट्रो ग्रुप, अगर OH दे दें, यहां पर दे दीजिए आप नाइट्रो ग्रुप, तो इसकी अम्लता बढ़ जाएगी। और एक से ज्यादा और दे दें तो और अम्लता आपकी बढ़ जाएगी। तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा अगला एग्जाम्पल भी है इस पर आधारित, तो ये OH है, जैसे NO2 और दे दिए यहां, तो ये बढ़ जाएगा, 3 जगह और एक जगह बढ़ा दिए तो और अम्लता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तुमको अम्लता इसके क्रम में बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो जो NO2 जैसा ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि यहां पर N से जो कार्बन से जुड़ा, तो N के पास जैसे यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये अम्लता बढ़ाएगा, अम्लता बढ़ाएगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए इस ऐसा ग्रुप, अम्लता बढ़ाने वाला हुआ। और जिसके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि NH2 है, इसके पास लोन पेयर है या एल्किल ग्रुप है, तो ये सब तुमको घटाने वाला हुआ, ये घटाना है, अम्लता घटाना, ये बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इस तरह के समूह जैसे CHO को एल्डिहाइड है, तो वो सब इसकी अम्लता को बढ़ाता है। तो ये तुम्हारा हुआ, पहले क्या हुआ, तुम्हारा जो अम्लता का क्रम तुमको समझ में आ गया होगा कि किसका अम्लता बढ़ता है। और अम्लता का जहां तक की कुछ प्रतिक्रिया है, तो हम लोग प्रतिक्रिया करा सकते हैं, जैसे कि अम्ल की जब अम्ल का गुण होता है कि जब धातु के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो अम्ल का गुण जो है तुमको, अगर अल्कोहल अम्लीय है तो धातु के साथ वह क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन मुक्त करेगा। क्षार के साथ वो क्या बनाता है, अगर अम्ल है तो क्षार के साथ वह लवण प्लस जल बनाएगा। तो ये सब जो अम्ल की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उस तरह की प्रतिक्रिया ये प्रदर्शित करेगा, जैसे कि यहां प्रदर्शित करके प्रतिक्रिया बना देते हैं। अम्लीयता का रिएक्शन, जैसे अम्लता में ही तुमको जैसे प्रतिक्रिया है, अम्ल जो है धातु के साथ हाइड्रोजन मुक्त करता है। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया कर H2 देता है, तो H2 देता तो अल्कोहल भी देगा, तो कोई भी अल्कोहल हो, चाहे ROH देगा Na के साथ, कोई भी हो, चाहे R का ग्रुप फेनॉक्साइड हो या तुमको मैंने फिनॉल हो या सिंपल अल्कोहल हो, तो ये अल्कोहल क्या बनाएगा, तो RO इसके साथ आ जाएगा RO माइनस और Na प्लस, ऐसा बन गया, प्लस H2 तुम्हारा हाफ H2, ये H2 गैस मुक्त किया, तो ये इसका मतलब ये अम्लीय गुण हो गया, ये क्या हो गया, अम्लीय गुण हो गया। दूसरा होता है अम्ल जो है तुमको क्षार के साथ, अम्ल जैसे क्षार के साथ है RNaOH है, ये क्षार हो गया, तो इसमें तुमको क्या करेगा, ये RONA बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, RONA प्लस वाटर, तो ये हो गया अम्ल, ये तुमको NaOH क्या है, क्षार, और ये क्या बन गया, लवण प्लस जल बन गया, तो ये तुमको लवण प्लस जल बन गया। तो ये तुमको जो है फिनॉल वाला तो ये प्रतिक्रिया कर देगा, फिनॉल के साथ अगर दोगे तो ये प्रतिक्रिया तो तुमको आसानी से हो जाएगा, C6H5OH में रहेगा, तो यहां पे बन जाएगा C6H5, R के जगह पे लिख दिए C6H5, C6H5O माइनस Na प्लस, ये तुमको हो गया इसका। तो अब है तुमको फेनॉक्साइड आयन। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया अम्लता का। इस पर एक उदाहरण दिया हुआ है, 11.4 है, उदाहरण नंबर कितना है इसका, 11.4। उसमें से कुछ यौगिक दिया हुआ है, क्या क्या नाम है उसका, बेंजीन में का यौगिक है, अम्लता का बढ़ते क्रम में लिखना है, अम्लता के बढ़ते क्रम में। तो 11.4 11.4 नंबर उदाहरण, एनसीईआरटी का उदाहरण देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी उदाहरण 11.4। तो कौन कौन है तुमको यौगिक, प्रोपेनॉल, बोलो, हाँ, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल है एक, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल है,
3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल हो गया, यही फिनॉल हो गया, 4 मेथिल फिनॉल। तो मेथिल ग्रुप तो ठीक है, जिसको स्ट्रक्चर बना के लिख देते हैं। तो देखो सबसे कम जहां तक रहा, फिनॉल में कोई भी आ जाएगा तो ये तुमको प्रोपेनॉल से तो ज्यादा ही रहेगा। सबसे कम कौन हो जाएगा तुम्हारा? प्रोपेनॉल हो जाएगा इसमें सबसे कम किसका आ जाएगा? प्रोपेनॉल का। उसके बाद तुमको जहां तक मिथाइल ग्रुप के बारे में बताया था, वो अम्लता को, फिनॉल की अम्लता को क्या करता है? घटाता है। और नाइट्रो ग्रुप उसकी अम्लता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसका मतलब तुमको सबसे कम जो आने वाला है प्रोपेन 1 ऑल, मतलब CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल सबसे कम आएगा। और 4 मेथिल जो तुम्हारा था, ये फिनॉल में जो कि मेथिल समूह है, ये क्या करता है? अम्लता को कम करता है। तो ये जाहिर है उससे आएगा। और NO2 बढ़ाता है। तो इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? अब हमारा ये फिनॉल का नंबर आ जाएगा। ये फिनॉल उसके बाद आ गया। और एक था तुमको डाइनाइट्रोफिनॉल था, कितना नंबर पे था डाइनाइट्रो वाला? 3,5 डाइनाइट्रो, एक नाइट्रोजन है 3 पर, यहां पर भी दे दीजिए NO2, और एक 4 हो गया, ये 5। ये मेटा पोजीशन पर है तो ये ज्यादा असरदार नहीं होता, मेटा पोजीशन पर कम असरदार होगा, ऑर्थो पारा पे ज्यादा असरदार होता है ये इसका प्रभाव। तो ये तुमको दूसरा है, जो कि तीसरा में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। तो ये जाहिर है कि इससे क्या हो जाएगा? 3 है तो ऐसे ही बढ़ जाएगा इसका। और 2,4,6 ऑर्थो और पारा, इन दोनों जगह पर क्या हो गया? तो ये इतना ही था ना कंपाउंड, कोई छोटा भी क्या वो था? 6 था। तो यहाँ कौन छूट गया? तो प्रोपेनॉल एक ठो हो गया, 1 2 3, एक था ना तो एक वाला। तो 3 नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर बीच में घुसेगा, यहाँ पर घुसेगा ना, यहाँ पर दे देते हैं, यहीं पर 3 नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर छूट गया, 3 नाइट्रोफिनॉल। एक वाला भी था 3,5 उसके बाद आ जाएगा। फिनॉल के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? फिनॉल के बाद 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर 3,5 नाइट्रोफिनॉल, फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर एक बीच में घुस जाएगा, ये एक सिंगल वाला भी था। तो ये तुम्हारा हो गया। NO2 बढ़ाता है, CH3 ग्रुप क्या करता है? उसकी घटाता है। तो ये तुम्हारा हो गया अम्लता का क्रम, यही था तुम्हारा। अब है तुमको एक है तुमको प्रतिक्रिया, इसमें एक अम्लता तुम्हारा A नंबर हुआ। अब है तुमको B नंबर में स्टिरीकरण है। तो स्टिरीकरण मतलब कि ईस्टर का निर्माण करना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, जो तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल जो है तुमको ईस्टर का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ये तुमको ईस्टर का निर्माण करेगा। B नंबर स्टिरीकरण, स्टेरिफिकेशन कहलाता है ये। स्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया कर ईस्टर बनाता है H+ की उपस्थिति में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ H+ की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर एस्टर बनाता है। एस्टर हो गया COOR समूह। देखो जैसे कि एक प्रतिक्रिया करके दिखाते हैं तुमको, RCOOH ये तुमको हो गया। और इसमें तुमको R-OH होता है, तुमको ये ग्रुप निकल जाता है और इसके जगह पर तुमको हो गया जैसे कि R-OH आ गया तुमको। तो ये जो OH यहाँ से है और इसका H इस ढंग से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा और वाटर के रूप में, और ये दोनों आपस में जुट जाएगा और H+ के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा RCO, और क्या बन गया तुम्हारा ये R- आ जाएगा। तो ईस्टर हो गया RCOOR प्लस क्या बन गया वाटर।
तो ये तुमको अब ये जो प्रोटोनेटेड क्या करता है, जैसे कि अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो ROH में तुमको H प्लस जाके ये R प्लस क्या करेगा तुमको, ROH में क्या करेगा, RO माइनस और H प्लस में यहाँ पे तोड़ता है, ये तुमको RO माइनस और H प्लस में ये तोड़ देगा तुमको। तो ROH को यह तुमको क्या करेगा, RO माइनस और H प्लस में ये टूट जाएगा और ये जा करके यहाँ पर जो है RO माइनस इस जगह पे जुट जाता है और उसके बाद ये OH माइनस क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो तुमको यहाँ पर जो है ROH टूटेगा, जिसका अगर R-OH लिखे हैं तो ये तुमको R-O माइनस प्लस क्या बन गया, ये H प्लस बन जाएगा ये। और ये यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये जो तुमको है ये यहाँ पर जा करके RCOOH जो है तुमको, इसके साथ ये R-O माइनस ये यहाँ पर जाकर जुटेगा, देखो क्या बन जाएगा, RCO पे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे OR- आपका आ जाएगा और यहाँ पर RC और यहाँ पे क्या होगा तुमको RCOOH हो गया तुमको, RCOO यहाँ पर क्या हो गया OH है। अब ये OH यहाँ से लिबरेट हो जाएगा और ये फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो तुम्हारा क्या जाएगा, तो RC ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये OR- हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से OH माइनस क्या हो गया, यहाँ पर लिबरेट हो गया। तो ये H प्लस और OH माइनस ये ईस्टर बना लेता है। तो जैसे कि एक उदाहरण के रूप में अगर लें तो जैसे कि तुमको ले लो एसिटिक एसिड है, अगर CH3COOH है और अगर तुमको C2H5OH है, इसे क्या बनेगा प्रतिक्रिया करके, तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ से CH3COOH का इसका OH हटा दीजिए और इसका H हटाना है, तो क्या बन जाएगा CH3COO मतलब कि CH3COO और इसका OH हट गया तो उधर O किससे आ रहा है, एल्कोहल से C2H5 प्लस वाटर, ये H प्लस के प्रेजेंस में, ये इसका उदाहरण हो गया, जैसे H प्लस की प्रेजेंस में ये बन जाएगा। इसका जो नाम होता है ये तुमको यहाँ से स्टार्ट होगा, C2H5 का नाम पहले इथाइल हो गया और इधर से इथेनोएट, इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट, ETHANOATE, 2 कार्बन, ये इथाइल का C2H5 जो है इधर वाला उसका हो गया, तो इथाइल पहले लिखाया एथिल और 2 कार्बन था तो OH जुट जाता है ईस्टर में, तो ये तुम्हारा हो गया स्टीरीकरण हो गया। और स्टीरीकरण में एक जो प्रतिक्रिया दिया हुआ जो एस्पिरिन बनाया जाता है, एस्पिरिन जो बनाया जाता है वो भी स्टीरीकरण का ही उदाहरण है। एस्पिरिन जो कि दर्द निवारक दवा है और जो कि तुमको सैलिसल्डिहाइड से बनाया जाता है, वो भी स्टीरीकरण का ही उदाहरण है। उस रिएक्शन को अलग से लिख लेते हैं हम लोग। तो उसमें जो है तुमको स्टीरीकरण, एस्पिरिन जो दर्द निवारक दवा है जो कि उसका वह भी तुमको स्टीरीकरण के ही फलस्वरूप जो है फिनॉल मतलब बेंजीन में OH रहता है और COOH रहेगा और OH से वहां पर जो है तुमको CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड की जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो उसके द्वारा क्या होगा, ये प्राप्त होता है। तो यह जो प्रतिक्रिया होगी तुमको स्टीरीकरण का इस ढंग से प्रतिक्रिया हो जाएगा। जैसे कि बेंजीन में तुमको ये OH है और यहाँ पर COOH है तुमको, और इसमें दे दीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब हो गया CH3COCH3 इसको कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में जब करेंगे। इसको सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको सैलिसल्डिहाइड ये तुमको जो बन जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, OH से हो जाएगा COCH3 जुड़ जाएगा, स्टीरीकरण हो जाएगा उसका। तो यहां पर बन जाएगा बेंजीन में OH के बजाय यहाँ यहाँ पर आ जाएगा COCH3 ये जुट जाएगा और यहाँ पर COOH रहेगा। इसको यही है तुमको एस्पिरिन
दर्द निवारक, पीड़ाहारी, जिसको इंग्लिश में एनाल्जेसिक कहते हैं, एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवा, ये तुम्हारा काम करे, दर्द निवारक, पीड़ाहारी, जो दर्द वगैरह में ये दवा काम करेगा, तुमको एस्पिरिन बन जाता है। तो यह भी तुमको स्थिरीकरण का ही एक उदाहरण है। अब है तुमको कार्बन का, जैसे तुमको ये प्रतिक्रिया था, अब हम लोग इस प्रतिक्रिया के बाद हम लोग देखेंगे क्या उदाहरण यहाँ पर है। अब है तुमको कार्बन और तुमको जबकि ऑक्सीजन का बंधन टूटे तो उसमें तुमको दिया हुआ है 4 प्रतिक्रिया दिया हुआ शायद। पहला दिया हुआ हाइड्रोजन हैलाइड से प्रतिक्रिया, तो हाइड्रोजन हैलाइड से प्रतिक्रिया, तो हाइड्रोजन हैलाइड से प्रतिक्रिया करके हम लोग पहले बनाए हुए थे एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल की प्रतिक्रिया करा के उसमें विरचन भी करते थे हम लोग पिछले क्लास में। तो जिसमें हम लोग बता रहे थे ल्यूकास प्रतिकारक, एक ल्यूकास प्रतिकारक तुम्हारा जो होता है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल जिसमें कि बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता था। दूसरा नंबर जो प्रतिक्रिया में आ जाएगा ROH बंध का विदलन, इसमें जब R और O के बीच का बंधन टूटेगा। इसमें पहला नंबर A नंबर में है तुमको HX से प्रतिक्रिया, तो ROH जो है तुमको प्लस जैसे HCl है, HCl से प्रतिक्रिया करेगा और ये अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में, अनाद्र ZnCl2, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास प्रतिकारक। ये क्या हो गया, ल्यूकास प्रतिकारक, ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट जब प्रतिक्रिया करेगा तो ये बन जाता है तुमको, क्या बन जाएगा, ये RCl बन जाएगा और ये इधर वाटर बन जाएगा। ये जो प्रतिक्रिया है, यह प्रतिक्रिया तुमको अल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के भी काम आता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल जैसे है तुमको, इसमें जो प्रतिक्रिया बनता है तो ये ROH पहले टूटता है, ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, R प्लस प्लस OH माइनस बनता है, ये प्रतिक्रिया। तो 3 डिग्री का ज्यादा स्थायी होगा, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्थायी, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होगा, फिर इससे 2 डिग्री, फिर इससे 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, 2 डिग्री उससे लेट से करेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल जो प्राथमिक अल्कोहल होगा ये सामान्यतः देरी से प्रतिक्रिया, ये रूम टेम्परेचर पर करता भी नहीं है, इसको जब तक गर्म नहीं कीजिएगा तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तीनों में विभेद हो गया। तीनों में क्या होगा कि 3 डिग्री जो है अल्कोहल तुरंत कर देगा कलर रूम टेम्परेचर पर, 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा देर बाद कर जाएगा प्रतिक्रिया, और 1 डिग्री बिना गर्म किए नहीं करेगा। इस प्रकार से तीनों अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रतिक्रिया के द्वारा हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कि तीनों डिग्री में जिसमें सबसे अधिक तेजी से कौन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल तुमको तेजी से ल्यूकास प्रतिकारक के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, और जो टर्बिडिटी दे देगा, और उसका जो है तुमको पता चल जाएगा प्रतिक्रिया संपन्न हुआ, तो वो जो है अल्कोहल 3 डिग्री होगा। कुछ देर के बाद अगर हो रहा है दैट इज 2 डिग्री होगा, और अगर नहीं हो रहा है कमरे के ताप पर तो ये प्राथमिक अल्कोहल, कमरे के ताप पर नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसको क्या करना पड़ता है, कुछ गर्म करना पड़ेगा इसमें। तो ये तुमको हो गया ये ल्यूकास प्रतिकारक, पहला हुआ तुमका ये ल्यूकास टेस्ट भी कहा जाता है, ये अल्कोहल के टेस्ट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा है तुमको PCl3 से प्रतिक्रिया, जो कि हम लोग PCl3 से जब प्रतिक्रिया कराएंगे, दूसरा B नंबर इसको कह सकते हैं हम लोग। तो अल्कोहल जो है PCl3 से जब प्रतिक्रिया करता है, तो अल्कोहल PCl3 से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये तुमको फास्फोरिक अम्ल बनाता है और एल्कील हैलाइड बनाएगा। PX3 से करेंगे तो तुमको उसका क्या बन जाएगा, तुमको H3PO3 एक साइड प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा, और तुमको ये एल्कील हैलाइड बन जाता है। पेंटा हैलाइड से भी करता था, जिसे तुमको इसमें बहुत सी प्रतिक्रियाएं, जैसे कि पिछला चैप्टर में बताए थे, पेंटा हैलाइड से, थाइमिल क्लोराइड से, तो इन सबों से भी प्रतिक्रिया करके क्या करता है, ये एल्कील हैलाइड का निर्माण करता है। तो एल्कील हैलाइड का जो प्रतिक्रिया था उसको तो पिछले लेक्चर वगैरह, तुमको जो पिछला चैप्टर का लेक्चर है उसमें तुम इसको देख सकते हो। चलिए इसमें B नंबर में तुमको लिख देते हैं कुछ रिएक्शन।
एल्कोहल प्लस PCl3 अगर लिखिए तो क्या बनेगा, तो याद होगा रिएक्शन RCl बन जाएगा और प्लस H3PO3 बन जाता है आपका। अब इसी टाइप से जैसे कि फास्फोरस ट्राइहैलाइड का या फास्फोरस पेंटाहैलाइड कराएं अगर PCl5 तो इसमें भी बन जाएगा, RCl बनता है और POCl3 बन जाता है और साथ साथ HCl बन जाता है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। थायोनील क्लोराइड से प्रतिक्रिया कराइए, SOCl2 से अगर प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहां भी RCl आ जाएगा, SO2 आ जाएगा और HCl आ जाएगा। तो ये सब एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, और HCl से भी प्रतिक्रिया जैसे अभी कराए थे, जो कि पहला जो बनाए थे अभी A नंबर में, वो भी तुमको एल्किल हैलाइड ही बनाता है। तो ये सब एल्किल हैलाइड के क्या हो गए, रिएक्शंस हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया एल्किल हैलाइड बनाने का। तीसरा तुमको इसमें दे सकते हो C नंबर, निर्जलन। निर्जलन मतलब जल निकाल लेना। जैसे अल्कोहल है तुमको CH3CH2OH, अगर इसी को लें H प्लस की उपस्थिति में अगर इसमें डाल देंगे, H प्लस डाल देते हैं इसमें, तो H प्लस इसमें क्या कर जाएगा, कंबाइन करेगा और इसमें टेम्परेचर रहता है, तुमको इसे टेम्परेचर बाद में मेंशन करते हैं। तो बाद यहाँ पर जो है OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो CH3CH2 और यहाँ पर O और H इधर हो गया, इधर की तरफ भी H रहेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया तुमको, ये जो तुम्हारा है अब क्या होगा तुम्हारा, ये तुमको CH3CH2 यहाँ से H2O निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुमको, ये H2O जो तुम्हारा है H प्लस यहाँ जुटा, इस बॉन्ड को लेते हुए क्या जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो क्या बच गया तुम्हारा, तो ये बच गया CH3CH2H कर दीजिए इसको, यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज हो गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, और ये जो बॉन्ड है अब यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस आ गया। तो अगर एक लाइन में इसको रिएक्शन को लिखना चाहें तो क्या होगा, CH3CH2OH, यह तुमको H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 ले लीजिए और 140 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 140 मतलब 313 केल्विन टेम्परेचर रखिए। तो 140 ये हो गया तुम्हारा, कम हो गया 100, तो 373 तो 100 में ही हो गया, और प्लस 413 केल्विन, 413 है 443 170 डिग्री सेल्सियस, हाँ 443 केल्विन पे ये होगा, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये तुमको डिहाइड्रेशन, निर्जलन कहते हैं। इस प्रतिक्रिया में जल निकल गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निर्जलन प्रतिक्रिया। तो ये तुमको किसके प्रेजेंस में करेगा, ये H2SO4 की उपस्थिति में तुमको क्या होगा, इसका ये निकल जाएगा, जिससे कि तुमको, और जहां तक कि इसमें रहा, अगर बीच में रहा OH तो सज्जेफ रूल के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि तुमको अगर इस तरह का हो कोई CH3CHOH CH2CH3 अगर ऐसा है, इसमें दे देंगे H2SO4 दे देंगे और हीट कर देंगे, तो ये OH जो है ज्यादा मात्रा में, बीच में जो डबल बॉन्ड होगा यही ज्यादा मात्रा में बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये सज्जेफ रूल जो पिछले चैप्टर में बताए होंगे उसको तुम रिपीट कर सकते हो, सज्जेफ रूल। तो ये सज्जेफ रूल के आधार पर ये तुमको बन जाएगा, या जहां पर लगातार कंजुगेशन में अगर डबल बॉन्ड बन पाए तो वो तुमको जब मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये निर्जलन के हो गए। निर्जलन के बाद तुमको दिया हुआ था, और चौथा नंबर प्रतिक्रिया दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ चौथा में, ऑक्सीकरण है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसके बाद उदाहरण दिया हुआ है ठो, तो ऑक्सीकरण तुमको इसका जो है, अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाएगा, और प्राथमिक एल्डिहाइड जो है और ऑक्सीकारक अगर रहा ऐसा तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, और द्वितीयक अल्कोहल जो है तुमको वह ऑक्सीकृत होकर कीटोन का निर्माण करता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के जो है तुमको ऑक्सीकारक जो है वो इस प्रकार से ये होगा कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो ये चौथा नंबर शायद है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण प्राथमिक अल्कोहल
ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देता है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। जैसे कि कहने का मतलब RCH2OH है, इसमें पहले ये ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकारक कौन सा सुटेबल होगा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये तुमको दो हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, जिसे बी हाइड्रोजनीकरण भी इसको कहते हैं। तो ये तुमको बन गया, और अब ऑक्सीकरण होगा इसका, तो ये RCOOH बन जाएगा। तो ये तुमको दो स्टेप में ये ऑक्सीकरण हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रतिकारक ये अलग अलग ढंग से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो ये जैसे तुमको है, जैसे कि अगर तुमको यहाँ पर अगर हम लोग कहें इसमें कौन कौन प्रतिकारक सुटेबल होगा, तो अगर आपका यहाँ पर जो प्रतिकारक है इस प्रतिक्रिया के लिए अगर हम लोग प्रतिकारक देते हैं RCH2OH में CrO3 जैसे प्रतिकारक है एक, CrO3 देते हैं, तो ये आपका एल्डिहाइड ही बन के रह जाएगा, RCHO बन जाएगा। या RCH2OH में आप PCC दे दीजिए, ये pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसकी का तुमको इसी का एक रूपांतरित रूप है pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो यह भी तुमको क्या बन जाएगा, RCHO ही बन के रह जाएगा। लेकिन अगर हम लोग दे देते हैं RCH2OH में तुमको KMnO4 प्लस H2SO4 और हीट के प्रेजेंस में दे दीजिए, तो ये तुमको एल्डिहाइड पहले बनेगा और एल्डिहाइड बन के फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये आपके ऑक्सीकारक पर निर्भर करता है कि ये किस स्टेज में ये प्रतिक्रिया रुकेगी, किस स्टेज में ये प्रतिक्रिया रुकेगी, यह ऑक्सीकारक के प्रबलता पर निर्भर करेगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है। दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है। इसमें थोड़ा सा इसमें जो है, जैसे कि तुमको थोड़ा सा इससे ज्यादा ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का बनना, मतलब प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना आसान है, उससे ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हम लोग जो CrO3 प्रतिकारक यूज कर रहे हैं, CrO3 कहें, CH यहाँ OH था, द्वितीयक अल्कोहल है तुमको, और इधर की तरफ R- कुछ भी हो, तो ये तुमको CrO3 भी कर सकता है आपको, और PCC आप डाल दीजिए और ज्यादा बेटर इल्ड होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, RC+OR, ये कीटोन बना देगा। ये क्या बन गया आपका, कीटोन बन जाएगा। तो ये द्वितीयक अल्कोहल से ये कीटोन बन जाएगा तुमको। और तुमको तृतीयक अल्कोहल जहां तक है, इस तरह की प्रतिक्रिया में जनरली बहुत मुश्किल होता है प्रतिक्रिया कराना, लेकिन तृतीयक अल्कोहल को अगर हम लोग कराते हैं ऑक्सीकरण, तो वह तुमको टूट जाएगा, बहुत अधिक रिग्रेस ऑक्सीकरण की जरूरत पड़ेगी। तृतीयक अल्कोहल क्या करेगा, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कठिन है, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कठिन होता है। लेकिन अगर रिग्रेस ऑक्सीडेशन कराया जाए तो उसके कारण क्या बनता है तुमको, उसके कारण तुमको अल्कोहल बनेगा, मतलब उससे एसिड बनेगा और उसमें कार्बन की संख्या कम होगी। जैसे तृतीयक अल्कोहल अगर करें हम लोग, तृतीयक अल्कोहल का एक उदाहरण दें, जैसे CH3C, यहाँ OH दीजिए और यहाँ CH3, इधर भी CH3 दे दीजिए, और KMnO4 प्लस कॉन्क H2SO4 और हीट दे दीजिए इसको। तो ये रिग्रेस प्रतिक्रिया करके यह क्या होगा तुमको, यह तुमको CH3COOH बनाएगा, यह तुमको क्या बना देगा, CH3COOH प्लस HCOOH बना देगा, इसका मिक्सचर बना देगा, ये एसिड बना देगा रिग्रेस प्रतिक्रिया करने पर। जहां तक कि एक तांबा के साथ 573 केल्विन से ताप, 500 कितना ताप, तांबा के साथ जो प्रतिक्रिया करता है कॉपर के साथ, तो
573 केल्विन पर कॉपर नली पे प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल को तप्त तांबे की नली से गुजारने पर क्रमशः एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होता है। ये भी तुमको वही प्रतिक्रिया देता है, कीटोन प्राप्त होता है। तो मतलब प्राथमिक अल्कोहल होगा तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड, तप्त तांबा का नली 573 केल्विन ताप रहेगा तो उसमें बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया प्रतिक्रिया तुमको RCH2OH, Cu ट्यूब, कॉपर नली 573 केल्विन ताप 200 डिग्री सेल्सियस के 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म कीजिए तो ये तुमको बन जाएगा RCHO बन गया एल्डिहाइड। और अगर तुमको ये सेकेंडरी अल्कोहल है RCHOH है, यहाँ पर R डैश है, Cu नली 573 केल्विन ताप होगा तो RCO ये क्या होगा तुम्हारा R डैश होगा, ये कीटोन बन जाएगा। ये लेकिन तृतीयक अल्कोहल जो है तुमको एल्कीन देगा। तृतीयक अल्कोहल क्या चीजें बदल जाएगा तुमको, RCOCOH हो गया, यहाँ R डैश रखिए, यहाँ पर मान लेते CH3 रख दीजिए तो यहाँ से हट करके ये क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। ये Cu नली में जाइएगा तो ये तुमको तृतीयक अल्कोहल क्या बनाएगा, RC, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहाँ R डैश, ये एल्कीन बना देगा तुम्हारा। तृतीयक अल्कोहल क्या दे देगा इसमें, एल्कीन बनाएगा। तृतीयक अल्कोहल ये एल्कीन बना देगा। तो ये तुमको ये हो गया ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया हो गई। तो ये तुमको 4 तरह की प्रतिक्रिया दी हुई थी ऑक्सीकरण का। तुमको ऑक्सीकरण में तुमको क्या हो गया, PCC और CrO3 प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन बदलता है। KMnO4H2SO4 से क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीकृत हो जाएगा। कॉपर नली से भी 573 केल्विन पर गुजार देंगे तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये 4 ही प्रतिक्रिया दिया होता है इसमें, उसका उदाहरण है क्या, अभी नहीं है। अब फिनॉल की प्रतिक्रिया, तो फिनॉल की प्रतिक्रिया नहीं तो हम अगले लेक्चर में लेते हैं और उसमें अगले लेक्चर में जैसे तुम्हारा है कुछ जो इंपॉर्टेंट अल्कोहल है उसको भी शामिल करेंगे, जिसमें कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल दिया हुआ है। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।